मेरा नाम फिजा है और आज मेरे साथ मौजूद हैं श्याम सुंदर जी। हाल ही में असम में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल यानी बीटीसी के चुनाव पूरे हुए हैं। इस बार बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने बेहद शानदार प्रदर्शन करते हुए 40 में से 28 सीटों पर जीत दर्ज की है। 2020 में सत्ता से बाहर होने के बाद ये उनकी एक बड़ी और मजबूत वापसी मानी जा रही है। बीपीएफ के नेता हग्रामा मोहिलारी ने रविवार 5 अक्टूबर को बीटीसी के मुख्य कार्यकारी सदस्य के रूप में शपथ ले ली है। उनके शपथ ग्रहण समारोह में राज्य के गवर्नर लक्ष्मण आचार्य और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा मौजूद रहे। बोडोलैंड में हग्रामा मोहिलारी और बीपीएफ की वापसी के क्या मायने हैं? क्या ये वापसी राज्य के विधानसभा चुनावों को प्रभावित करेंगे? बोडोलैंड के लोगों की उम्मीदों पर हग्रामा कितने खरे उतरेंगे? क्या है जो वो आसानी से कर सकते हैं और क्या है जिस काम को पूरा करने में उन्हें संघर्ष करना पड़ सकता है? हमारे साथ ही श्याम सुंदर मौजूद हैं। चलिए उनसे ही पूछते हैं ये सभी सवाल। सर, हग्रामा मोहिलारी की शपथ के वक्त हिमंता बिस्वा शर्मा और वहाँ के जो गवर्नर थे वो दोनों ही शामिल थे, तो क्या ये एक फॉर्मेलिटी थी या इसके भी कुछ राजनीतिक मायने हैं? देखिए, जहाँ तक गवर्नर का सवाल है, गवर्नर को तो होना ही था क्योंकि उनको शपथ करानी थी और जो सीएम होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर होता है, जिसको आपने बताया कि मुख्य कार्यकारी सदस्य के तौर पर शपथ ली हग्रामा मोहिलारी ने, तो वो एक तरह से बोडोलैंड में जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ऑटोनोमस टेरिटोरियल काउंसिल कहना चाहिए क्योंकि 5 ज़िले हैं उसमें, तो वो उस इलाके में मुख्यमंत्री की हैसियत ही रखते हैं। और उनके साथ 10 और लोगों ने शपथ ली जिनको ईएम बोला जाता है, एग्जीक्यूटिव मेंबर बोला जाता है, और एक तरह से वो मंत्री का पद समझिए उसको। तो गवर्नर का होना वहाँ ज़रूरी था, लेकिन वहाँ पर क्योंकि मुख्यमंत्री भी थे और मुख्यमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री हैं और वहाँ होना कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हिमंता बिस्वा शर्मा की वहाँ मौजूदगी, और सिर्फ हिमंता बिस्वा शर्मा नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया के ज़रिए हग्रामा मोहिलारी को और बोडो पीपल्स फ्रंट को बधाई दी है। ख़ासतौर पर हग्रामा मोहिलारी के बारे में उन्होंने कई लाइन का ट्वीट किया है, एक्स पर उन्होंने लिखा है। तो जाहिर है कि जैसा हमने जब वोटों की गिनती नहीं हुई थी उससे पहले जब हम अनुमान लगा रहे थे कि हग्रामा मोहिलारी जीतेंगे, तो उस वक्त भी हमने ये बात कही थी कि बीजेपी अगर मोहिलारी जीत जाते हैं तो उनको गुड ह्यूमर में रखना चाहेंगे, उनको खुश करके रखना चाहेंगी बीजेपी और हिमंता बिस्वा शर्मा भी और केंद्र सरकार भी, क्योंकि असम में 2026 के शुरुआत में मार्च अप्रैल में चुनाव होने हैं राज्य विधानसभा के। और ये जो पूरा बोडोलैंड का जो इलाका है, इसमें क्योंकि कई सारी विधानसभा क्षेत्र हैं, 20 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर, तो 20 सीटें काफ़ी मायने रखती हैं। और ख़ास तौर पर जिस तरह से कांग्रेस बाउंस बैक कर रही है असम में, ये माना जा रहा है, तो वैसे में भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हों, उनकी ये कोशिश रहेगी कि वो मोहिलारी को नाराज़ ना करें अगर खुश करके नहीं रख सकते हैं। लेकिन इसमें ये बात ध्यान रखने वाली है कि पिछली बार भी हग्रामा मोहिलारी की जो पार्टी थी बीपीएफ, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, उनको 17 सीटें मिली थी, लेकिन वो सरकार फॉर्म नहीं कर पाए थे क्योंकि प्रमोद बोरो को बीजेपी ने समर्थन दे दिया था। अब क्या उस बात को हग्रामा मोहिलारी भुला देंगे? जैसे हमने पिछली चर्चा में कहा था कि हग्रामा मोहिलारी ये चाहेंगे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ उनके रिश्ते अच्छे रहें। ये शेड्यूल 6 का इलाका है, तो उन्हें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से फंड्स की और बाकी फैसलों के अप्रूवल की ज़रूरत रहेगी। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात ज़रूर है कि उनको 28 सीटें मिली हैं, वो किसी भी तरह से बीजेपी पर निर्भर नहीं है अपनी सरकार को चलाने या बचाने के लिए। तो ये बात सही है कि हग्रामा मोहिलारी भी चाहेंगे कि बीजेपी और केंद्र के साथ और राज्य सरकार के साथ उनके रिश्ते अच्छे रहें,
बीजेपी को भी ये सूट करता है। तो ये बेशक एक फॉर्मेलिटी थी, कुछ औपचारिकता थी, लेकिन इसके बावजूद इसके राजनीतिक मायने निकाले गए हैं, निकाले जाने ठीक भी हैं। मुझे लगता है कि उसके राजनीतिक मायने हैं, लेकिन इस वक्त में अपर हैंड जो है वो बोडो पीपल्स फ्रंट के नेता मोहिलारी के पास है, क्योंकि उनके पास स्पष्ट बहुमत है बोडो टेरिटोरियल काउंसिल चलाने के लिए। हग्रामा सरकार इतने टाइम बाद सत्ता में आई है, तो लोग उनसे क्या नया और अलग उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, हग्रामा मोहिलारी के बारे में हमने पहले भी जो चर्चा की थी उसमें हमने ये कहा था कि वो एक बहुत मजबूत नेता की छवि रखते हैं। वो एक ऐसे नेता माने जाते हैं जो डिसाइसिव हैं, जो निर्णायक फैसले लेते हैं। मतलब वो उनको किसी से अप्रूवल नहीं लेना है, और वो जो कहते हैं वो कर सकते हैं, ऐसा उनके बारे में माना जाता है। हम वहाँ 10-12 दिन जो हम लोगों को कोकराझार और बाकी आसपास के इलाकों में समय बिताने का मौका मिला, तो सब लोग यही कह रहे थे कि प्रमोद बोरो कोई बुरे आदमी नहीं है, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। प्रमोद बोरो पढ़े लिखे आदमी हैं, प्रमोद बोरो इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन प्रमोद बोरो फैसला नहीं ले पाते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी कमजोरी प्रमोद बोरो की बताई गई थी, वो कमजोरी ये बताई गई थी कि चुनाव से पहले वो बहुत एक्सेसिबल थे। जब तक वो सीएम नहीं बने थे तब तक वो बहुत एक्सेसिबल थे, लेकिन सीएम बनने के बाद बहुत सारे लोगों ने प्रमोद बोरो को घेर लिया था, और उनके पार्टी के लोग या जो एक्टिविस्ट हैं वो उन तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो ये बात मोहिलारी के साथ नहीं है। मोहिलारी जो हैं वो लोगों के साथ सीधा कनेक्ट करना जानते हैं, और उन्होंने कई तरह की प्रॉमिसेस की हैं। मुझे लगता है कि लोग ये उम्मीद करेंगे इस बार उनसे कि जिस बढ़ी हुई ताकत के साथ वो लौटे हैं, वो न सिर्फ जो रोज़मर्रा के सवाल हैं लोगों के, सड़क बिजली पानी के जो सवाल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सवाल हैं, उन सवालों का तो समाधान करें ही, इसके अलावा जो और व्यापक सवाल हैं जो शायद उनकी पहुंच में भी नहीं हैं, मसलन रोज़गार के नए अवसर पैदा करना, वहाँ पर और एजुकेशन के नए इंस्टीट्यूशंस स्थापित करना, और जिस तरह से कोच राजवंशी हैं या जो बंगाली हैं या जो टी ट्राइब के लोग हैं, उनकी भी अपेक्षा और आकांक्षाएं हैं, तो उनको भी पूरा करना। तो नेचुरली लोग ये चाहेंगे कि जो उनकी छवि है कि वो डूअर हैं, वो फैसला लेने की क्षमता रखते हैं और अपनी बात पर टिकते हैं, तो वो चाहेंगे, लोग यही चाहेंगे कि मोहिलारी उसी तरह से अपनी छवि के अनुरूप काम करें। बीटीसी में जो इस बार सरकार आई है वो पहले से ज़्यादा पावर में है, और लोगों का भी कहीं ना कहीं मानना है कि वो काफ़ी असरदार हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, इस बात में तो कोई दो राय है ही नहीं कि 28 मतलब टोटल 40 हैं, 21 सीट अगर आपको मिल जाए तो आपकी सरकार बन जाती है। लेकिन होता यह है कि जब आप बहुत मजबूत होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। जिस तरह का मैंडेट आपको मिला है उस मैंडेट को आपको समझना पड़ेगा, आप एरोगेंट नहीं हो सकते हैं। ये बात सही है कि मोहिलारी जो हैं वो एक बहुत मजबूत और एक बोल्ड नेता की छवि रखते हैं, लेकिन अगर नेता से लोग डरने लगे तो प्रॉब्लम होता है। और ये बात सही है कि पहले 17 साल वो रहे, 5 साल का सिर्फ ब्रेक हुआ जब से बीटीसी का गठन हुआ है, उसके बाद से लगातार वही चीफ रहे हैं, वही सीएम रहे हैं, लेकिन पिछले 5 साल उनको झटका लगा। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद भी उनको सत्ता से बाहर रहना पड़ा, नेता विपक्ष बन के रहना पड़ा। तो उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप इतनी मजबूत सरकार होने के बाद भी अगर लोगों की आकांक्षाएं, लोगों की एस्पिरेशंस पे खरे नहीं उतरेंगे तो फिर आपको अगले बार मुश्किल हो सकती है। और अगर आप अच्छा काम करेंगे तो फिर आपको जो विधानसभा के चुनाव हैं उसमें भी
अच्छा समर्थन मिल सकता है। और मुझे लगता है कि इस बात को महिलारी समझते हैं, वो एक मंझे हुए पॉलिटिशियन भी हैं। हालांकि उनकी जो राजनीति में जो शुरुआत है, संसदीय राजनीति में आने से पहले वो हथियारबंद आंदोलन के नेता थे, तो वो एक बैगेज है। लेकिन अब इस चुनाव में ख़ास तौर पर उन्होंने अपनी उस छवि को तोड़कर एक पॉपुलर डेमोक्रेटिक लीडर की जो छवि है, मुझे लगता है उसको बनाने में कामयाबी हासिल की है। अब उन्हें एक मजबूत लेकिन एक बहुत ही डेमोक्रेटिक और बहुत एक्सेसिबल लीडर जो लोगों से सीधी बात करता है, वो छवि बनाने में कामयाबी हासिल की है। और मुझे लगता है कि वो छवि उनको आगे भी आने वाले वक्त में भी मदद करेगी, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या उससे पहले अगले ही कुछ ही महीने बाद मार्च अप्रैल में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं। बोडोलैंड में बड़ी संख्या में कुछ ऐसे भी आदिवासी हैं जो चाय बागानों में काम करते हैं और उन्हें टी ट्राइब्स भी कहते हैं, लेकिन उन्हें अब तक भूमि अधिकार नहीं मिला है। और इसके अलावा जो और समुदाय के लोग हैं वो एसटी की मतलब मांग कर रहे हैं, उनको एसटी समुदाय में शामिल होने की। तो इन सबको देखते हुए हग्रामा को आगे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये है कि जो टी ट्राइब या एक्स टी ट्राइब जिनको कहा जाता है, वो दरअसल आदिवासी हैं। किसी ज़माने में उड़ीसा, झारखंड और अन्य राज्यों से, पश्चिम बंगाल से वो आसाम पहुंचे थे चाय बागानों में काम करने के लिए। और जितने भी बाकी राज्यों के मैंने नाम लिए, उन सब जगह पर उनको अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है। लेकिन आसाम में उनको ये दर्जा नहीं मिला है, उन्हें ओबीसी का दर्जा वहाँ पर दिया गया है। और उसके अलावा सरकार ने उनके लिए एक ट्राइबल वेलफेयर कमेटी जैसी या काउंसिल जैसी एक संस्था का निर्माण किया है। लेकिन उसके लिए भी जो जितना फंड एलोकेट करने का वादा किया गया था, वो फंड अभी तक एलोकेट नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर ये जो समुदाय हैं जिनको टी ट्राइब या एक्स टी ट्राइब कहा जाता है, जो दरअसल मुंडा हैं, खड़िया हैं, उरांव हैं और भी संथाल हैं बड़ी संख्या में, तो ये सारे आदिवासी समुदाय के लोग काफ़ी दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि जो उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिलाने की जो कंडीशन है उसको वो पूरा करते हैं। जो 5 शर्तें होती हैं किसी भी कम्युनिटी को एसटी स्टेटस देने के लिए, उसको वो पूरा करते हैं। और इस सिलसिले में एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ जो हैं या एथनोग्राफिक स्टडीज़ जो हैं वो करवाई जा चुकी हैं और वो सबमिट हो चुके हैं। चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हो, चाहे वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब हो, कोई भी उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने के खिलाफ नहीं है। जो सत्ताधारी दल है राज्य में बीजेपी, जो सत्ताधारी दल है केंद्र में बीजेपी, अगेन डबल इंजन की सरकार है। और 2 विधानसभा चुनाव में इन आदिवासियों से ये वादा किया गया था कि आपको हम शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा ज़रूर देंगे, लेकिन उनको नहीं दिया गया अभी तक। उसकी जो भी वजह हो, जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो, जो भी पेचीदगियाँ हो, लेकिन उनके साथ ये धोखा राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने किया है। दूसरी जो बड़ी बात हुई है इस दौरान, वो ये हुई है कि जो ये चाय जनजाति जिनको कहा जाता है, आदिवासी मोटे तौर पर उनको वहाँ माना जाता है, आदिवासियों के जो नेता थे, जो नेतृत्व कर रहे थे इस लड़ाई की कि उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिले, उनको एक आदिवासी वेलफेयर काउंसिल बना के उनको कुछ पद दे दिए गए हैं। और एक जब हम लोगों से वहाँ बात कर रहे थे चाय बागानों में, तो लोगों में ये नाराज़गी भी थी कि उनके नेताओं को तोड़ लिया गया और जो एक आंदोलन था अनुसूचित जनजाति का दर्जा हासिल करने के लिए, उस आंदोलन को सरकार ने ख़त्म करने की कोशिश की है। और ये एक तरह से उनके साथ पैंतरेबाजी की है, उनके साथ एक खेल खेला है आसाम सरकार ने। तो ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है, लेकिन इस पर हग्रामा बहुत फंसेंगे नहीं, क्योंकि हग्रामा ये कहते हैं कि इन प्रिंसिपल उनको कोई दिक्कत नहीं है अगर सरकार उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देना चाहती है। ये
जो काम है ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार की भूमिका इसमें ज़्यादा है, इसमें तो वो बच जाते हैं। लेकिन जो लैंड राइट्स का सवाल है, लैंड राइट्स यानी कि भूमि का अधिकार, जिसको आसाम में माटी का अधिकार कहा जाता है, वो बड़ा मुद्दा है आदिवासियों के लिए। और उनको अभी तक वो कई पीढ़ियों से वहाँ रह रहे हैं, लेकिन जिस ज़मीन पर वो रह रहे हैं वहाँ उनको अभी तक किसी तरह का कोई अधिकार, कोई पट्टा नहीं मिला है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 आने के बावजूद उनकी ये हालत है। तो ये एक बड़ा मसला है जिसको मुझे लगता है कि पूरा करना ही चाहिए हग्रामा मोहिलारी को, क्योंकि उन्होंने अपने हर इलेक्शन स्पीच में ये वादा किया है कि वो लैंड राइट्स पर काम करेंगे। और किसी भी कम्युनिटी का आदमी हो, कोकराझार में हो, चाहे चरांग में हो, चाहे वो उदालगुड़ी में हो, मतलब बोडो टेरिटोरियल काउंसिल के जो 5 ज़िले हैं उसमें किसी भी समुदाय का कोई भी व्यक्ति बिना भूमि अधिकार के नहीं रखा जाएगा। तो ये एक तरह से उन्होंने, जो मैं पहले भी कह रहा था कि हग्रामा ने अपनी एक ऐसी छवि बनाई है इस चुनाव में जो बहुत डेमोक्रेटिक है, जो सबको साथ लेकर चलना चाहता है। क्योंकि पिछले चुनाव में जो हुआ था, कोकराझार के 12 सीटों में से 11 सीटें उनकी पार्टी को मिली थी, लेकिन बाकी इलाके में उनको नुकसान हुआ था। और उन्होंने ये जो छवि में परिवर्तन किया अपना, भाषण में जो परिवर्तन किया अपना, उसका फ़ायदा ये हुआ कि उनको लगभग हर इलाके में सफलता मिली है। और एक ये कहिए कि वो एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे हैं जो पूरे सिर्फ बोडो कम्युनिटी को नहीं बल्कि उस पूरे इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने कहा कि उसमें बंगाली हैं, कोच राजवंशी हैं, अलग अलग समुदायों की अलग अलग चुनौतियां हैं। लेकिन जो आपने एसटी स्टेटस वाली बात कही, लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो लेकिन वो प्रोटेस्ट ज़्यादा डायरेक्टेड होंगे राज्य सरकार की तरफ, उसके बारे में ज़्यादा चिंता राज्य सरकार को करनी होगी। लेकिन लैंड राइट्स का जहाँ तक सवाल है, उसकी चिंता हग्रामा मोहिलारी को करनी होगी। और इसमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि 5 साल हैं तो जब अगला चुनाव आएगा उससे पहले सिर्फ करेंगे। अगर शुरुआत में ही वो इस पर काम शुरू कर देंगे तो बोडो कम्युनिटी के अलावा जो बाकी समुदाय हैं वो भी हग्रामा को अपना नेता मानेंगे और एक तरह से वो सर्वमान्य नेता के तौर पर उभर सकते हैं। तो अभी जैसे आपने कहा कि हग्रामा की जो पर्सनैलिटी एक बोल्ड नेता के रूप में आई है और उनकी जो छवि है, जो उनका बैकग्राउंड है, वो एक आक्रामक नेता के रूप में रह चुकी है। तो जो अभी जो बंगाली हैं, जो और भी समुदाय के लोग हैं, तो इनको उससे घबराने की ज़रूरत है? ये सवाल मुझसे, इनफैक्ट हम लोग जब कोकराझार में थे और हम लोग बाज़ार में अक्सर खाना खाने के लिए रात को जाते थे, तो एक होटल के मालिक ने भी हमसे पूछा था कि कौन जीतेगा। तो वो थोड़ी सी एंग्जाइटी उनमें थी कि कौन जीतेगा, क्योंकि कोकराझार अब एक ऐसा बाज़ार बन चुका है जो देर रात तक खुला रहता है। एक वक्त था जब हम लोग 10-15 साल पहले गए थे तो 6 बजे के बाद सब सन्नाटा हो जाता था। प्रमोद बोरो ने भी बार बार अपनी चुनावी अभियान में वो बार बार ये कहा था कि वो स्थायी शांति कायम करना चाहते हैं बोडोलैंड में। तो वो एक तरह से ये चिंता प्रकट कर रहे थे कि शांति आ गई है, लेकिन अगर बोडो पीपल्स फ्रंट के लोग सत्ता में आएंगे तो फिर पीस गड़बड़ हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन मुझे ये लगता है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, कि ये जो हग्रामा मोहिलारी हैं और आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले जो हग्रामा मोहिलारी थे, उनसे ज़्यादा बेहतर हैं, ज़्यादा डेमोक्रेटिक हैं, ज़्यादा एक्सेप्टेबल हैं दूसरी कम्युनिटीज़ को भी, और चुनाव परिणामों में आप ये देख सकते हैं। और मुझे ये लगता है कि ये चिंता बिल्कुल जायज़ है, किसी को भी होगी, चाहे बंगाली हो, चाहे जो भी नॉन बोडो कम्युनिटीज़ वहाँ पर हैं, जो व्यापारी हैं, बाहर से जाके बहुत सारे लोग हैं जो कोकराझार बाज़ार में व्यापार करते हैं, हाईवे वहाँ से गुजरता है। तो बहुत सारी चिंताएं रही हैं, एक क्योंकि लंबा इतिहास रहा हिंसा का वहाँ पर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि
हग्रामा मोहिलारी ने जिस तरह से इस चुनाव में अपने आप को पेश किया है, वो अपने आप को एक सर्वमान्य नेता बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं और अब वो सिर्फ और सिर्फ बोडो कम्युनिटी के नेता बनकर नहीं रहना चाहते और इसलिए मुझे ये पूरी उम्मीद है कि, और ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। हालांकि राजनीति में बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, कई बार चुनाव को लेकर कई तरह के पोलराइजेशन होते हैं, लेकिन अभी कोई कारण मुझे समझ में नहीं आता है कि किसी को डरना चाहिए या हग्रामा या उनकी पार्टी के लोग कोई आक्रामक रवैया अपनाएंगे किसी एक खास पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ, या उनको डरा के रखने की कोशिश करेंगे या उनको ये बताएंगे कि आप सेकंड क्लास सिटीजन है। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर होगा। जी सर। तो दोस्तों, अब बोडोलैंड में एक नई सरकार का गठन हो चुका है। उम्मीद है कि ये सरकार लोगों की अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी। अगर आज की हमारी चर्चा पर आपको कुछ कहना हो तो कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद।